नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ऑनलाइन क्लासेज में भौतिक भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र में बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में हम आज भूपटल की रचना सामग्री अर्थात चट्टान, रॉक्स या सेल के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बनावट के बारे में हम पिछले वीडियोज में बात कर चुके हैं और भूपटल का जो ऊपरी भाग है उसकी रचना किस प्रकार से हुई वह हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। ऑथर होम्स के अनुसार पृथ्वी को दो मंडलों में विभक्त किया है। ऊपरी भाग है वो क्रस्ट के नाम से और नीचे का भाग है वो अंधस्तर के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट ठोस अवस्था में है। क्रस्ट का ऊपर उठा हुआ भाग जो कि स्थल को प्रदर्शित करता है स्थल भाग कहलाता है। जलप्लावित भाग जलमंडल के नाम से जाना जाता है। साधारण अर्थों में स्थल मंडल का तात्पर्य है चट्टान मंडल से, क्योंकि लिथास का शाब्दिक अर्थ है चट्टान। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, यानी जो पृथ्वी का भाग है वो विभिन्न तत्वों से मिलकर के बना है, परंतु उसका 98% भाग केवल 8 तत्वों से निर्मित है। यानी ऑक्सीजन 46.8%, सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। दूसरा है सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम है वो 8.13%, लोहा है 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% और ये टोटल ये जो 8 तत्व 98.79% इस के निर्माण में सहायक हैं। बाकी 90% तत्व मात्र 2% का योगदान करते हैं, जिसके आधार पर पपड़ी का या इसकी सरफेस का निर्माण हुआ है। भूपटल की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र के यदि बाहर की बात करें या आमजन की बात करें तो चट्टान का शाब्दिक अर्थ किसी कठोर अथवा दृढ़ भाग से लिया जाता है विद्यार्थियों, परंतु भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल में चट्टान शब्द का व्यापक अर्थ है। चट्टान कठोर भी हो सकती है और कोमल भी हो सकती है। चट्टान ग्रेनाइट बालुआ पत्थर के रूप में कठोर होती है, चीका रेत की तरह कोमल होती है, खड़िया मिट्टी चूने पत्थर की तरह प्रवेश्य होती है अथवा स्लेट के सदृश प्रवेश भी होती है। यानी कुल मिला के चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है और प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। ऑथर होम्स के अनुसार सेलों का अधिकांश भाग खनिजों का मिश्रण है और पपड़ी के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित तथा संगठित होकर सेलों का निर्माण करते हैं। तो इस पार्ट जो चट्टानों के संबंध में ये जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें हम ये चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चट्टानों की संरचना किस प्रकार से होती है। यानी 8 ऐसे पदार्थ हैं जिनसे संपूर्ण क्रस्ट का निर्माण हुआ है, जिसमें बाकी के 2% में 90% तत्वों का योगदान है। कई बार ये चीज़ें हमें लगती हैं कि पृथ्वी की रचना किस प्रकार से हुई है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चट्टानों यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इन सेलों के निर्माण में चक्रीय व्यवस्था का आभास होता है। निर्माण की इस चक्रीय व्यवस्था के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। इसी कारण कहा गया है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। चट्टानों का वर्गीकरण हम करते हैं तो चट्टानें मुख्य रूप से उनकी उत्पत्ति, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा स्थिति
में उनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इसी के आधार पर हम चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये चट्टानों की जो प्रक्रिया है के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। आगन्य शैल, पृथ्वी के तरल मैग्मा के शीतल होने से निर्मित शैल है। दूसरी है अवसादी शैल, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, अवसादों के जल भाग में जमा होने अथवा जीवावशेषों के जमाव से निर्मित शैल है। और तीसरी है रूपांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो दाब तथा ताप के कारण आगन्य एवं अवसादी शैलों से परिवर्तित होकर निर्मित शैल हैं। दूसरा जो विभाजन है सामान्य विभाजन है, रवेदार शैल है, जिसके अंतर्गत आगन्य शैल और रूपांतरित शैल को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है ढेरयुक्त शैल है, उसमें अवसादी शैल को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार से इनका मोटे तौर पर विभाजन है। आगन्य शैल की हम बात करते हैं तो आगन्य शब्द लैटिन भाषा के इग्नस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि। इस आधार पर प्राय यह भ्रांति हो जाती है कि आगन्य शैल का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविकता अलग है। आगन्य की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। चूँकि मैग्मा तप्त होने के कारण अंगारे की तरह लाल होता है, इसलिए अग्नि की आशंका होती है। वैसे सचमुच में अग्नि नहीं होती है। इस प्रकार आगन्य का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। सर्वप्रथम इन्हीं शैलों का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें प्यारे विद्यार्थियों प्राथमिक शैल या प्राइमरी रॉक्स के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात अन्य शैलों का निर्माण होता है। इनके विखंडन से अवसादी शैलें बनती हैं और अवसादी और आगन्य चट्टानों में ताप और गतिक परिवर्तनों के कारण से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आगन्य शैलों की विशेषता की हम यदि बात करें तो कुल मिलाकर आगन्य चट्टानें कठोर होती हैं तथा जल बड़ी कठिनता से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो पाता है। ये इसकी पहली मुख्य विशेषता है। और हम यदि इसकी दूसरी विशेषता देखें तो आगन्य चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती हैं, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जिसके कारण के आकार और रूप में पर्याप्त अंतर हो जाता है। तीसरा, आगन्य चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। जब लावे का उद्गार क्रमशः कई बार होता है तो लावा की कई तहें एक के बाद एक जमा होती रहती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि परतें पाई जाती, परंतु वास्तव में आगन्य चट्टानों में परत नहीं होती हैं। पानी का प्रवेश इनमें बहुत कम होता है, इसलिए रासायनिक अपेक्षा का प्रभाव बहुत ही कम आगन्य चट्टानों पर पड़ता है। कभी कभी चट्टानों के जोड़ों से होकर पानी रिस करके चट्टान के अंदर चला जाता है, जिस कारण से इनमें कुछ रासायनिक क्रियाएं संपादित होती हैं। यांत्रिक अथवा भौतिक अपेक्षा का प्रभाव इन चट्टानों पर अधिक होता है, जिस कारण चट्टानों में विघटन होने लगता है। नंबर 5, आगन्य शैलों में जीवावशेष नहीं पाए जाते। इसके कई कारण बताए जाते हैं। जब पृथ्वी की सृष्टि हुई उस समय से पृथ्वी के ठंडा होने से इस चट्टानों का निर्माण होने लगा था, जबकि प्रारंभ में पृथ्वी पर जीव जंतु वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ था। इस कारण से इनमें जीवावशेषों का अभाव पाया जाता है। और नंबर 6 है, आगन्य शैलों में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक पाई जाती हैं। जॉइंट्स हैं वो की बात कर रहे हैं हम। संधियों का आविर्भाव अनेक कारणों से होता है। आगन्य शैलों के ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण, यांत्रिक अपेक्षा के कारण, प्रसार एवं संकुचन द्वारा, चट्टान के ऊपर स्थित पदार्थों के हट जाने से चट्टानों में
कमी आने के कारण तथा संतुलन की अवस्था के कारण भूपृष्ठ में आने वाली हलचलों द्वारा। नंबर 7 है आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से है, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावे से होता है और इस प्रकार विस्तृत ज्वालामुखी क्षेत्रों के पर्याप्त ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।